एम क्यू एम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का टकराने का फैसला हो चुका है। एम क्यू एम के एहतजाज में सबील कौन लगाने वाला है? जंगी तैयारा गिरा, लेकिन साजिश कहां पर हुई है? राशिद लतीफ ने माफी मांगी है किसी सियासी तबसरे पर। किसके मुतालिक राशिद लतीफ ने तबसरा किया था? जमात इस्लामी पर वार किसने किया है? मरियम नवाज ने इस्तीफा देने के लिए एक शर्त रखी है। क्या तहरीक इंसाफ वो शर्त पूरी करेगी? और पीएसपी फैक्टर ने अपने किन लोगों को सामने लाने का फैसला किया है? आज के प्रोग्राम में हम आपको देने वाले हैं हर बार की तरह हलचल तहलका मचा देने वाली वो खबरें जो आपने नहीं सुनी होगी। एमक्यूएम का मुकाबला जहां अपने अंदर हो रहा था, अब एमक्यूएम का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी तैयार हो रही है। 30 तारीख को एक नहीं 2 हमले हो रहे हैं, और वो हमले किस पर हो रहे हैं और किसने तैयारी की हुई है? आखिर वो कौन लोग मंजर पर ले आए गए हैं कि जिनके खौफ था, जिनका डर था? क्या अब उनका डर और खौफ खत्म किया जा रहा है या फिर कोई और मामला है? एक तहलका अंगेज खबर आपको देने वाला हूं, लेकिन उन सब के लिए जरूरी हर बार की तरह यह है कि डरिए नहीं, झिझकिए नहीं, घबराइए नहीं। चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए, कोई लापता नहीं करेगा। आइए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से, और बहुत बड़ी और अहम खबर की से अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं। सबसे पहले चलते हैं राशिद लतीफ की तरफ। राशिद लतीफ पाकिस्तान का नामवर क्रिकेटर, पाकिस्तान का नामवर कमेंटेटर और पाकिस्तान का नामवर कप्तान, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान के शहर कराची से ताल्लुक और कुछ लोगों के ख्याल में उनकी एक सियासी ताल्लुक भी। लेकिन इस सियासी ताल्लुक पर या फिर किस बात पर उन्होंने माजरत की है और सबके सामने खुलेआम माफी मांगी है, ये मैं आपको खबर देने वाला हूं। लेकिन उस खबर से पहले कुछ बड़ी और अहम खबरें आपकी तरफ रख रहा हूं। ऐसा लग रहा है कि एमक्यूएम के अंदर का तूफान जहां नहीं थम रहा है, वहां एमक्यूएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान भी मुकाबला शुरू हो गया है। आज की खबर 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, एमक्यूएम के अंदरूनी इख्तलाफात की शिद्दत और एमक्यूएम बमुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो अब पहले मरहले की तरफ चलते हैं कि एमक्यूएम का मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम के सूबों के हवाले से बयानात के बाद और एमक्यूएम के तमाम फैक्टर्स यानी कि एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन साहब, आफाक अहमद साहब, एमक्यूएम पाकिस्तान, एमक्यूएम पीएसपी यानी कि तमाम फैक्टर्स की तरफ से सूबे की बाज़गश्त के बाद जब मुख्तलिफ कौम परस्त रहनुमाओं ने गुफ्तगू का सिलसिला शुरू किया है, वहीं पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा नासिर हुसैन शाह भी अब सामने आना शुरू हो गए। और नासिर हुसैन शाह साहब ने ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही मौकिफ उनका समझा जाएगा। क्या बयान दिया है, पहले इस क्लिप को सुनते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के लोगों का कि वो ये कहते हैं, देखें हम उनकी बात को धीरे धीरे लेते हैं, उठे तो या धीरे छो परेशान थे ये तरफ जब कुछ नहीं रहता तो फिर बातें रहती है, उनको करने दो, आप परेशान ना हो। क्या वाकई में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये बयान कि एमक्यूएम इस वक्त इस पोजीशन पर नहीं है, मुझे वो वक्त याद आता है कि जब आज से कुछ साल पहले एमक्यूएम की तरफ से इसी तरह की बाज़गश्त आई थी, तो मुस्तफ़ा कमाल साहब का वो तारीखी जुमला भी आजकल सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है कि जो लोग लालू खेत में ढक्कन नहीं लगा सकते वो सूबे की बात कर रहे हैं। अब खैर वो उनका एक मौक़िफ़ था, मगर नुक्ता नज़र क्या है और इस वक्त अहम मामला आप क्या चल रहे हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जहां ये बयानात का सिलसिला रखा है, वहीं कौम परस्त रहनुमा कादर मक्सी भी ये कहते हुए नजर आए कि जनाब वाला सिंध की सरहदों के साथ अगर कोई छेड़छाड़ की गई तो वो कबूल नहीं होगी। मगर उस कबूलियत से आगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अब 30 तारीख को एमक्यूएम पाकिस्तान ने मलीर में अपने जलसे का ऐलान किया है। जगह जगह बैनर्स लगना शुरू हो चुके हैं, सोशल मीडिया पर कैंपेन हो रही है। एक तरफ भाईजान है और एक तरफ चेयरमैन है, यानी कि कामरान टेसूरी साहब और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की तस्वीर की जारी हो गए। मैंने आपको एक बात वाज़ेह तौर पर कही थी कि पहले एमक्यूएम के पोस्टर्स में
तीन तस्वीरें होती थी, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब, फारूक सत्तार साहब और फिर कामरान टेसोरी साहब। लेकिन अब उन तीन तस्वीरों की जगह पर एक तस्वीर आ गई है, यानी कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की तस्वीर आ गई। और मैंने आपको पहले कहा था कि मुस्तफ़ा कमाल साहब ने अब जो बात चेयरमैन मान ही लिया है, तो अब दूसरी तरफ को मौका मिल गया और अब सिर्फ और सिर्फ खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब एक तरफ होंगे। जो पहले तीन तस्वीरें लगती थी अब एक ही है, और दूसरी तरफ आ गए हैं कामरान टेसोरी साहब। मगर खबर का आंसर सबसे बड़ा ये, एक मीटिंग हुई है गुज़िश्ता दिनों और ख़ास तौर पर एक ख़ास इलाके में हुई, और वहाँ पर डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने ये बात दोहराई कि जनाब कामरान टेसोरी साहब तो इस वक्त गवर्नर है और वो किसी तौर पर भी चेयरमैन बनने के ख्वाहिशमंद नहीं है, और क्योंकि वो एक सरकारी ओहदा रखते हैं इसलिए ज़ाहिर है वो दूसरा ओहदा रख ही नहीं सकते, तो उनकी ख्वाहिशात उस हवाले से है ही नहीं। लेकिन ये जहाँ मीटिंग हुई उसी मीटिंग में कुछ शिकायतें भी की गई, मगर ये शिकायतें और एमक्यूएम के आपस के इख्तलाफात चलिए बाद में बताता हूँ। लेकिन मैं पहले बात ये कर रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अब 30 तारीख का जहां जलसा एमक्यूएम पाकिस्तान मलीर में कर रही है, बिल्कुल उसके मुकाबले में ही एक महाजरों की अक्सरियती इलाका, और खास तौर पर वो अक्सरियती इलाका के जहां से हमेशा सीट एमक्यूएम की जीतती है, चाहे वो आप 1988 के बाद से लगा लीजिए, वो है कोरंगी। मलीर के बिल्कुल करीब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी 30 तारीख के जलसे का इनाकात का ऐलान कर दिया है। और जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर कराची की सतह पर इंतजामी तब्दीलियां रोनुमा हुई हैं, और उसमें आपने देखा होगा कि वो रऊफ नागौरी साहब जनरल सेक्रेटरी आ गए। उसके बाद क्योंकि ज़ाहिर है वो उर्दू बोलने वाले हैं, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खास तौर पर उन इलाकों के अंदर फोकस कर दिया, और 30 तारीख को अब जलसा कोरंगी में हो रहा है, यानी कि 30 तारीख को दो तरफ पंडाल सजने वाले हैं। एक 30 तारीख को एमक्यूएम पाकिस्तान अपना प्रोग्राम कर रही है, और उसी से ही बिल्कुल चंद किलोमीटर के फासले पर ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी 30 तारीख को अपना प्रोग्राम कर रही है। तो जहां पर बयानात का मुकाबला जारी था, वहीं पर अब यह मुकाबला भी होगा कि सूबा मंजूर और सूबा नामंजूर, या फिर यह मुकाबला होगा कि एमक्यूएम पाकिस्तान या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो अब इसमें आ गई है शिद्दत, और शिद्दत में दोनों तरफ के बयानात का सिलसिला भी जारी रहा है। मगर इसी में एक बड़ी अहम मुलाकात भी हुई, और वो मुलाकात हुई है शर्जील इनाम नेमन की। एक बड़ी अहम मुलाकात, और इस्लामाबाद में होने वाली इस खुफिया मुलाकात का ये या बड़ी मुलाकात का राज क्या है वो बाद में आता हूं। लेकिन पहले एक फोकस यही था कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल इस सतह तक आ चुके हैं। लेकिन इस सतह से आने में अब एमक्यूएम के आपस के इख्तलाफात में भी शिद्दत आती जा रही है, और वो शिद्दत कई पहलुओं से आना शुरू हो गई है। जहां पर एमक्यूएम पाकिस्तान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने अपनी एक बड़ी तादाद का इजहार किया, वहीं पर भी पीएसपी फैक्टर भी अब उन्हें किसी तौर पर भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और अब वो अपने अलहदा वजूद को हर इलाके के अंदर जाहिर कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों पीआईबी जो सेक्टर इनका या पीआईबी टाउन कहलाता है, वहां से एमक्यूएम पाकिस्तान ने चंद लोगों को हटाया था, नहीं जिनका ताल्लुक, उन्होंने कहा था कि अब इनका ताल्लुक एमक्यूएम पाकिस्तान से नहीं है। वहीं पर पीएसपी फैक्टर ने बाकायदा एक प्री प्लान मंसूबे के तहत, यानी कि एमक्यूएम पाकिस्तान का ही वो प्लेटफॉर्म के जो कि मुस्तफ़ा कमाल साहब या अनीस खानी साहब जिसको बराह रास्त चलाते हैं, उन्होंने एक इवेंट रखा, और उन्होंने एक इवेंट में उन चेहरों को लेकर आए कि जो कि अभी अभी जेल से रिहा हुए हैं। दर हकीकत आप ये बताइए कि बड़े नामों का, बड़े चर्चों के साथ उन्होंने प्रोग्राम किया, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर पीएसपी का फैक्टर तो आया, लेकिन एमक्यूएम पाकिस्तान का फैक्टर नहीं आया। अब बाकायदा जो पहले अनीस खानी साहब खुलकर सामने आए थे, उससे पहले उनके कुछ और चेहरे सामने आए थे। अब अनीस खानी साहब मुख्तलिफ इवेंट्स में तो नजर आते हैं, किसी की शादी में, किसी की अकीके में, किसी के इंतकाल पर मुख्तलिफ जगहों पर नजर आ रहे हैं। लेकिन ये जो तंजीमी जगहों पर जहां पर बाकायदा अनीस खानी साहब जा रहे थे, अब वहां पर उन्होंने उन नामी गिरामी चेहरों को सामने लाने की कोशिश की है कि जिनका एक नाम, एक दहशत, एक मामला है। तो खैर मैं बात ये नहीं कर रहा, जहां पर वो लेकर आ रहे हैं वहीं पर एमक्यूएम पाकिस्तान भी अपने फैक्टर्स को ज्यादा तेजी के साथ मजबूत कर रही है। बराह रास्त यूं तो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कह दिया कि हमारे चेयरमैन जो है वो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब है, लेकिन नीचे तंजीमी सतह पर ये मामला वाज़ेह तौर पर नजर आ रहे हैं कि ये बात तस्लीम नहीं की जा रही है, और जहां खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब वाली एमक्यूएम यानी एमक्यूएम पाकिस्तान जो फैसला करती है उसके अगेंस्ट ही फौरन एक इजलास बुला लिया जाता है और वहां पर उन चेहरों को रखा जाता है। तो दोनों तरफ से ये मामला में शिद्दत आना शुरू हुई है, और बज़ाहिर एतराफ करने के बावजूद भी अभी तक ये सिलसिला सामने नहीं आया है। अभी तक
جہاں پر MQM پاکستان کے سامنے اب پاکستان پیپلز پارٹی کھڑی ہو رہی ہے ملیر کے جلسے کے حوالے سے، وہاں پر بھی MQM پاکستان کا فیکچر ایک ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا اور نیچے کی یہ تقسیم واضح طور پر نظر آ رہی ہے۔ لیکن اس میں ایک اور خبر کا عنصر بھی ہے، پروگرام کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، آخر تک میں آپ کو بہت سارے سلسلے بتاتا رہوں گا۔ اب جہاں پر MQM ہر ایک ٹاؤنز کے اندر اپنے پروگرام کو ترتیب دے رہی ہے اور تقریباً 30 پروگرامز MQM پاکستان نے اس طرح کے ترتیب دیے ہیں اور بغیر PSP کے اور PSP ان کے خلاف ہی ایک پروگرام کر رہی ہے، یہ ایک بڑا ہی معنی خیز جملہ جہاں پر نظر آ رہا ہے۔ وہیں پر ایک اور چیز بھی نظر آ رہی ہے کہ مرتضیٰ وہاب صاحب بھی اس وقت جماعت اسلامی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ جماعت اسلامی کا 3 روزہ ایونٹ اس وقت لاہور کے اندر جاری ہے اور یہاں سے بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرینیں بھر بھر کر لے جائی جا رہی ہے۔ مرتضیٰ وہاب جماعت اسلامی پر یہ الزامات عائد کرتے ہیں، لیکن الزامات کی بات ہی ایک بہت بڑے مسئلے پر ایک بہت بڑی میٹنگ ہوئی اور اس خفیہ میٹنگ کی میں آپ کو تفصیلات بتانے والا ہوں۔ سندھ کے ایک بہت ہی نامور وزیر، میں نام آپ کو بتاؤں گا، لیکن نامور وزیر کو وزیر اعظم ہاؤس سے کال آتی ہے اور کال آ کر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اسلام آباد تشریف لائیے اور اس کا باقاعدہ میٹنگ کا ایجنڈا طے کیا جاتا ہے اور اس کے بعد کراچی سے ایک فلائٹ اڑتی ہے اور وہ بڑے اہم وزیر اسلام آباد جاتے ہیں۔ وہ بڑے اہم وزیر اسلام آباد جا کر اسلام آباد میں وزیر اعظم سے تنہا ملاقات کرتے ہیں۔ ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے۔ اب میں آتا ہوں آپ کو بڑی خبر دینے والا ہوں، اس لیے اپنے سیٹ بیلٹ باندھ لیجیے اور بہت ساری باتیں کہیے۔ یوں تو پاکستان پیپلز پارٹی کا براہ راست رابطہ وزیر اعظم سے رہتا ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب سے اس وقت نیشنل لیول پر ملاقات ہوتی ہے اور نیشنل ایشوز کے لیے ہی وزیر اعظم کی ایک نامزد کمیٹی بھی یہاں ملاقات کرتی ہے، لیکن سندھ کے مسائل کے لیے مراد علی شاہ صاحب ان سے ملاقات کرتے رہے۔ مگر میں آپ کو جس وزیر کے بارے میں بتانے والا ہوں، جس وزیر کی میں آپ کو خبر دینے والا ہوں، وہ انتہائی اہم ہے اور اس وزیر کا نام ہے شرجیل انعام میمن، یعنی کہ وزیر اطلاعات اور وزیر ٹرانسپورٹ۔ باقاعدہ ان کی ایک ملاقات وہاں پر طے ہوتی ہے، کئی سوالات جنم دیتے ہیں۔ پہلا سوال آپ کے پاس یہ جنم لیتا ہے کہ آخر شرجیل انعام میمن صاحب کی 1 to 1 وزیر اعظم سے ملاقات کیوں ہوتی ہے؟ کسی اور کی ملاقات کیوں نہیں ہوتی؟ مراد علی شاہ کی کیوں نہیں ہوئی؟ کسی اور وزیر کی نہیں ہوئی؟ خاص طور پر ان کی ملاقات کیوں ہوئی؟ پہلا سوال۔ دوم، یہ ملاقات میں کیا باتیں سامنے آئی اور کیا یہ تیسرا نقطہ یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت اس بارے میں ان کے ساتھ متفق ہے یا نہیں ہے؟ اب کیا اس ساری خبروں کا تعلق اس وقت MQM کے صوبے والے معاملے سے، NFC والے معاملے سے یا ان تمام معاملات سے ہے؟ یہ میں خبر آپ کو آگے چل کر دینے والا ہوں، تو ذرا سنتے جائیے۔ سب سے پہلے بات، آئیے ذرا سا ماحول کو ذرا سمجھتے ہیں۔ خاص طور پر جب پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا ایک اتحاد ہوا تھا عمران خان کی حکومت کو گرانے کے لیے، اس وقت جو سندھ کے سب سے قریبی وزیر اس سارے عمل میں شامل تھے، ان کا نام تھا شرجیل انعام میمن صاحب۔ شرجیل انعام میمن صاحب کی قربت پاکستان کے مقتدرہ حلقوں کے ساتھ اور پاکستان میں خاص طور پہ مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت کے ساتھ اسی وقت سے زیادہ بڑھنا شروع ہوئی تھی۔ پہلے تھی لیکن وہ بہت زیادہ بڑھنا شروع ہوئی تھی اور اس کے بعد جب شرجیل انعام میمن صاحب کے بیٹے کی شادی تھی تو اس میں شرکت وہ نہیں کر سکے تھے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، لیکن بعد میں وہ ان کے گھر آئے تھے۔ یہاں تک کہ ابھی جب شرجیل انعام میمن صاحب کے یہاں پوتے کی پیدائش ہوتی ہے تو بھی وزیر اعظم صاحب وہاں پر بعد میں خود تشریف لاتے ہیں اور ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ذرا غور سے سمجھیے گا بات کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت سندھ کے اندر کسی وزیر کی جو سب سے زیادہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ تعلقات بہتر ہیں، ان کا نام شرجیل انعام میمن ہے۔ خبر دے رہا ہوں تو ذرا سا صبر کیجیے گا۔ تو اول پہلی بات، شرجیل انعام میمن صاحب کا براہ راست رابطہ وزیر اعظم صاحب کے ساتھ، شہباز شریف صاحب کے ساتھ بڑا ہی فیملی ریلیشن کے طور پر ان کا ہے، اس لیے ظاہر ہے زیادہ کمفرٹیبل ہوئے ہیں۔ اب دوسرا سوال آپ کے ذہن میں ہوگا کہ وہ کوئی اور وزیر کیوں نہیں، کیونکہ کسی اور وزیر کے اتنے دیرینہ تعلقات وہاں پر اس وقت شہباز شریف صاحب کے ساتھ براہ راست موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا کوئی خصوصی پیغام لے کر گیا ہے اور اس میں معاملات کیا طے ہوتے ہیں؟ اب آ رہا ہوں میں اگلی خبر کی طرف، جہاں پر وہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ خدشات کی بات کی گئی ہے، وہیں پر خاص طور پر وفاقی اور سندھ کی سطح پر بھی یہ ملاقات بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ جو اطلاعات ہم تک پہنچی ہے اس میں یہ بات بھی ہوئی ہے کہ کراچی شہر کے لیے جو ٹرانسپورٹ کا نظام ہے اس میں BRT کے ساتھ ساتھ دیگر معاملات پر حکومت کتنا پیسہ، وفاقی حکومت نے ابھی تک جس بجٹ کا وعدہ کیا تھا وہ بجٹ ابھی تک نہیں دیا گیا ہے، یہ معاملات طے ہوتے ہیں اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب کے خصوصی احکامات بھی جاری کرتے ہیں۔
यहां पर एनएफसी के हवाले से भी कुछ डिस्कशन आता है। 4 तारीख को एनएफसी के हवाले से एक बहुत अहम मीटिंग होनी है। वाज़ेह रहे कि सूबों के कयाम की मामलात हों या फिर एनएफसी का मामलात हों, इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस हवाले से शदीद खदशात हैं। तो क्या ये जो मुलाकात हुई है, ये पाकिस्तान, अब तीसरा बड़ा अहम सवाल आता है कि क्या इस मुलाकात के अंदर ये बात जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत को एतमाद में लिया गया है या नहीं लिया गया? बिल्कुल लिया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत को इस मुलाकात से पहले ये बात पैगाम दिया गया था कि इस हवाले से बरह रास्त मुलाकात की जा रही है और इसका मकसद ये है, जिसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत ने शजीर इनाम मेमन साहब को गो हेड दिया और उसके बाद ये मुलाकात हुई है। तो शजीर इनाम मेमन साहब की वजीर आज़म साहब से बरह रास्त मुलाकात पर बहुत सारे वुज़रा और बहुत सारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हल्के भी जालिसी तो हर जगह होती है ना, तो हसद का भी मामला है। लेकिन शजीर इनाम मेमन साहब की मुलाकात हुई और इसमें बहुत सारे मामला हुए। ये मैं आपको बड़ी इंटरनल खबर दे रहा हूँ। मेरे पास इस हवाले से दोनों सोर्सेज ने कंफर्म किया है। इस्लामाबाद के सोर्स ने भी बहुत सारी खबरों की मेरे पास तस्दीक की है और जो यहाँ की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और शजीर इनाम मेमन साहब के भी जो करीबी हल्के हैं उन्होंने इसकी तस्दीक की है। मगर कुछ और इसमें राज की बातें हुई हैं, लेकिन ये राज की बातें जब हतमी शक्ल इख्तियार करेगी तो उसके बाद मैं आपको अगला चक्कर दूंगा। तो इसमें खबर का उनसर आगे चलकर मैं आपको बड़ा और देने वाला हूं। जी जनाब वाला, अगली खबर की तरफ चलते हैं और वो खबर है राशिद लतीफ़ साहब की खबर। और राशिद लतीफ़ साहब की खबर, यानी राशिद लतीफ़ साहब ने आखिर क्यों कर माफ़ी मांगी है। राशिद लतीफ़ साहब का नाम जहां पर क्रिकेट के हवाले से बड़ा लिया जाता है, वहां पर कराची में MQM के हवाले से भी उनका बड़ा नाम लिया जाता है। लेकिन ये माफ़ी उन्होंने MQM के रिस्पेक्ट से नहीं मांगी है, बल्कि किसी और हवाले से मांगी है। मगर इसका ताल्लुक एक सियासी खबर से ही ज़रूर है। राशिद लतीफ़ साहब ने आज यानी कि 22 तारीख को एक अपना ट्वीट किया और उन्होंने 22 नवंबर को जो ट्वीट किया, उन्होंने तहलका मचा है क्रिकेट की दुनिया में। आपको मालूम होगा कि रिजवान जो है उन्हें कप्तानी से हटाया गया था और उस वक्त आपको मालूम होगा कि रिजवान ने इजराइल की जहरियत और फ़लस्तीन की हिमायत में अपने आप को पेश किया था। उसके बाद जब उन्हें हटाया गया था तो राशिद लतीफ़ साहब ने एक जगह पर यह बयान दिया था मुख्तलिफ तबसरों के अंदर कि मुमकिना तौर पर, ये मैं आपको इनका स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, मुमकिना तौर पर यह वजह हो सकती है कि जनाब रिजवान को इस वजह से हटाया गया हो क्योंकि उन्होंने फ़लस्तीन की हिमायत और इसराइल की मुखालफत के हवाले से कोई पैगाम रसानी की थी, यानी कि कोई अपना ऐसा जेस्चर दिया था। तो उन्होंने कहा है कि जी ये मेरा तबसरा जो था ये शायद मैंने गलत बयानी कर दी थी या मेरा तबसरा ठीक नहीं था और मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। और बाकायदा अब राशिद लतीफ़ साहब ने अपने उस पॉलिटिकल एंगलिंग की, यानी कि सियासी नुक्ता नज़र की, क्रिकेट में शमूलियत की पर उन्होंने माफ़ी मांगी है और उन्होंने कहा है कि आइंदा भी अगर मुझसे कोई इस तरह की किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। मगर उससे भी एक बड़ी खबर आई और बड़ी खबर आई है, कराची के अंदर एक बड़ा जिरगा हुआ है और वो जिरगा इस बारे में हुआ है कि जिसमें कई अहम रहनुमाओं ने, कई सोशल वर्कर्स ने और कराची के एक साबिक एडमिनिस्ट्रेटर ने भी इसके अंदर शिरकत की है। ये जो शिरकत हुई है इसमें वाज़े तौर पर यह कहा गया है कि जनाब वाला इस वक्त, और उन्होंने जो बात कही है वो कही कि भाई पार्लिमानी निज़ाम इस वक्त चल नहीं पा रहा और यहाँ पर एक सदारती निज़ाम होना चाहिए। ये तो एक अमूमी बात वहाँ पर डिस्कशन में आई है, लेकिन उसके साथ साथ ये डिस्कशन में भी आई है कि जनाब इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत क्या कर रही है। 1980 का वहाँ पर एग्जाम्पल दी गई है कि जब वहाँ पर आबादी 1 करोड़ के करीब थी, यहाँ पर 4000 से ज़्यादा बसेस चल रही थी और इस वक्त यहाँ पर की आबादी 3.5 करोड़ हो गई है और बसेस की तादाद जो सरकारी सतह पर चल रही है वो 400 से 500 है। वहां पर कराची को ये भी मुतालबा कई लोगों की तरफ से सामने आया कि कराची को सूबा सिंध से अलग कर इसे फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले भी किया जाए। इस जरिए की भी काफी गूंज आ रही है, लेकिन क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है। अच्छा, मरियम नवाज, बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश पूरी हो रही है और मरियम नवाज साहिबा ने कह दिया है कि मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। अब सारे मरियम नवाज साहिबा हटेगी तो फिर बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश पूरी होगी, लेकिन मरियम नवाज साहिबा भी एक सियासी घराने से ताल्लुक़ रखती है, खालिसन कारोबारी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। तो मरियम नवाज साहिबा भी कच्ची धागे नहीं खेलती। उन्होंने ऐसी शर्त रखी है कि भाई एक शर्त है कि मैं उस वक्त इस्तीफ़ा दे दूंगी कि जब कोई ये साबित कर दे कि मैंने किसी की सिफारिश की है। अब हैरत की बात है कि किसी की सिफारिश करने के लिए उन्होंने इतनी बड़ी पेशकश की, मगर सवाल ये आता है कि ये इल्ज़ाम मरियम नवाज साहिबा पर क्यों लगाए और किसने ये कहा है कि ये एक उन्होंने किसी की सिफारिश की और वो सिफारिश उनकी कबूल नहीं हुई। ये वफाकी सतह पर एक बात की जा रही थी और उसी हवाले से पाकिस्तान, आपको याद होगा कि जब मरियम नवाज साहिबा ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर हमले तवातुर के साथ शुरू किए थे तो उस
وقت جو ہے وہ پاکستانی پیپلز پارٹی اور کئی ان کے مخالفین نے یہ موقف اختیار کیا تھا کیونکہ ان کی اپنے چچا کے ساتھ نہیں بن رہی، اور اسی وقت ایک ویلاگر نے یہ بات کہی تھی کہ انہوں نے کسی کے لیے سفارش کی تھی اور وہ سفارش پوری نہیں ہوئی۔ شاید اسی بات پر مریم نواز صاحبہ کے دل میں لگی ہوئی ہے کہ انہوں نے کسی کی سفارش کی تھی، اور وہ سفارش کس کی تھی؟ وہ ایک بہت ہی اعلیٰ سطح کے ایک آفیسر ریٹائر ہوئے تھے، ان کی سفارش کی بازگشت سنائی دی گئی تھی اس وقت۔ تو بہرحال شرط انہوں نے بہت زیادہ مشکل رکھ دی ہے، اور مشکل شرط کا پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ آخری خبر رہ گئی ہے، اور وہ رہ گئی ہے انڈیا کے جہاز کا گرنا، لیکن مجھے لگتا یوں ہے کہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے اور آپ بھی بور ہو گئے ہوں گے، تو اجازت دیجیے گا، اللہ نے کے بعد۔